अजायब घर किसी भी खित्ते, इलाके या मुल्क की तारीख़, सकाफ़त, अहम वाक़यात या अहम नवादरात का मजमूआ होते हैं। ये म्यूज़ियम जो सिर्फ़ 1 साल पहले आर्मी म्यूज़ियम के नाम से कायम हुआ, इसमें इस खित्ते की हज़ारों साल पुरानी तहज़ीब, जंगों, सकाफ़त, लाइफ़स्टाइल और फिर किस तरह से यहाँ की ज़िंदगी बदलती रही, उस सब की तशरीह इंतहाई अच्छे तरीके से की गई है और इल्म, तहकीक और दानिशमंदी का बेहतरीन इस्तेमाल किया गया है। जो लोग अभी तक ये म्यूज़ियम नहीं देख सके, उनके लिए मेरा मशवरा ये है कि ये म्यूज़ियम ज़रूर देखें। मैं भी आज देखने जा रहा हूँ, आओ मेरे साथ चलो, देखो इसमें क्या क्या है और फिर ख़ुद भी आओ, अपने बच्चों को भी लाओ, पाकिस्तान की तारीख़ भी देखो, इस खित्ते की तारीख़ को भी जानो। म्यूज़ियम का आगाज़ हमेशा की तरह वार ट्रॉफ़ी से किया गया है और ये खुशाब के नाम से मशहूर टैंक दरअसल पूना हार्स का टैंक था और ये एक बहुत ही बहादुर पारसी फ़ौजी जो कि हिंदुस्तान की फ़ौज में थे और उनको उनकी बहादुरी के सिले में परम वीर चक्र दिया गया। लेकिन पाकिस्तान को ये एज़ाज़ हासिल है कि पाकिस्तान ने ये टैंक भारतीय फ़ौजों से छीना और ये जो उनका झंडा है उल्टा करके लगाया गया है, इसीलिए ये बताने के लिए कि पाकिस्तान ने जंग में ये वार ट्रॉफ़ी छीनी थी और उसकी यादगार यहीं म्यूज़ियम के इफ्तिताह पे रखी गई है। और ये टैंक है कैप्टन गुरदयाल सिंह का, जो प्रिजनर ऑफ वार हुए, जंगी कैदी बने पाकिस्तान के, लेकिन बाद में भारतीय फ़ौज से बतौर मेजर जनरल रिटायर हुआ। ये वो जहाज़ का मॉडल है जो राशिद मिन्हास उड़ा रहे थे और एक बंगाली इंस्ट्रक्टर उनके पीछे बैठ गया और उन्हें ज़बरदस्ती मजबूर करता रहा कि आप अपना जहाज़ भारत ले जाएं। राशिद मिन्हास के पास इज़्ज़त का रास्ता एक था कि उन्होंने जहाज़ का रुख ज़मीन की तरफ मोड़ दिया, जिसका लाजमी नतीजा उनकी अपनी शहादत थी, जहाज़ की तबाही थी, मगर साथ ही साथ उस इंस्ट्रक्टर का मरना भी था और भारत से बचना भी था। तो ये है वो मॉडल जो हमें बताता है कि अपनी इज़्ज़त के लिए जान हथेली पर रखना, जान कुर्बान करना, ये फ़ैसला आपने खुद करना होता है, तभी आप बहादुर कहलाते हैं, तभी आपको निशाने हैदर मिलते हैं। पाकिस्तान आर्मी म्यूज़ियम में सबसे पहली चीज़ शोहदा गैलरी है, जिसमें 1947 से लेकर आज तक के शोहदा की मुकम्मल फ़हरिस्त मौजूद है, उनके रैंक के साथ, उनकी यौम शहादत के साथ। और साथ ही साथ शायद उससे अवलियत देने की वजह यह है कि जिस तरह मुल्क, कौम और रियासत के लिए शोहदा का खून उसे मजबूत बनाता है, उसको कायम रखता है, उसी तरह आर्मी म्यूज़ियम में उन्हें अवलियत दी गई है कि पाकिस्तान की बुनियाद, फ़ौज की बुनियाद, हमारी इज़्ज़त की बुनियाद, हमारी खुद मुख्तारी और आज़ादी की बुनियाद यही शोहदा है। पाकिस्तान की तारीख़ हज़ारों साल पर फैली हुई है और कभी मैं जब तारीख़ के झरोकों से झांकता हूँ तो मुझे ये मंज़र नज़र आता है जिसमें
यूनानी फौजी अपने सर के ऊपर सुर्ख विग लगाए पाकिस्तान के पोरस से नबर्द आजमा हैं और यहाँ के लोग हाथी पे बैठे हुए मुकाबला कर रहे हैं, जबकि यूनानी नीचे से नेज़े बरसा रहे हैं। तारीख़ में ये पता नहीं चलता कि ये जंग पोरस जीता या सिकंदर जीता, मगर सिकंदर का घोड़ा ब्यूसीफालस मर गया और फालिया मंडी बहावलदीन में मदफून हुआ। तो पता यूँ चलता है कि जंग ने सिकंदर यूनानी के जिस्म को ज़रूर छुआ होगा और ये इस खित्ते की वो पहली हरारत थी जो दुनिया तक पहुंची। हमें इसे याद रखना होगा। शायद बहुत सारे लोगों को इल्म ना हो कि बरे सगीर में घोड़े नहीं होते थे और कबले मसीह जो तहज़ीब मोहनजोदारो की मिली है उसमें घोड़ों का वजूद नहीं है। लेकिन फिर जब सेंट्रल एशिया से हमला आवर आए तो साथ ही घोड़े लाए और ये शायद उस ज़माने की तस्वीर कशी की गई है जब शुरू में घोड़ों के ज़रिए जंगें लड़ी जाती थी, किस तरह तीर बरसाए जाते थे, किस तरह घोड़ों पर बैठकर हमला आवर का मुकाबला किया जाता था और अपनी मादरे वतन पर लोग अपनी जानें निछावर करते थे। ये वाला हिस्सा आर्मी म्यूज़ियम का शायद उसी तारीख़ की याद दिलाता है। तारीख़ एक मुसलसल अमल है, ये एक दिन या एक रात में मुकम्मल नहीं होती। इसीलिए कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने बिल्कुल बजा कहा था कि पाकिस्तान की तारीख़ तो सदियों पुरानी है और अगर हम पाकिस्तान की तारीख़ को वाकई देखें जिस तरह के म्यूज़ियम में दिखाया गया है तो साबित होता है कि पाकिस्तान 1947 में वजूद में ज़रूर आया, लेकिन ये इससे भी पहले, कई सदियां पहले, हज़ारों साल पहले मौजूद था और पुकार पुकार कर कह रहा था मैं पाकिस्तान हूँ। वादी सिंध की तहज़ीब मुहतात अंदाजे के मुताबिक भी 7000 साल पुरानी है। मेहरगढ़ जो कि अब बलूचिस्तान में है उसके आसार बरामद हुए हैं और उससे साबित होता है कि मेहरगढ़ की तहज़ीब काफ़ी हद तक तरक्की याफ्ता थी। पुख्ता ईंटों के घर थे, आबपाशी का निज़ाम था, बर्तन मौजूद थे और ये मेहरगढ़ की तहज़ीब से अंदाज़ा होता है कि उस ज़माने में भी ये ख़ित्ता कितना आबाद और तजारत पेशा और यहाँ के लोग तकनीकी तौर पर और तहज़ीबी तौर पर कितने तरक्की याफ्ता थे। हड़प्पा और मोहनजोदारो के आसार देखकर तो यूँ लगता है कि जैसे यहाँ कभी ज़िंदगी थी ही नहीं, टूटी हुई ईंटें और पत्थर ही थे। लेकिन ये तस्वीर देखें तो तस्वुर में उस वक्त के हड़प्पा शहर और मोहनजोदारो शहर को बनाया गया है और देखें कितनी खूबसूरत इमारतें थीं, कहीं 2 मंजिला, कहीं 1 मंजिला, नहाने के लिए तालाब मौजूद थे, स्टोर करने के लिए गल्ला घर मौजूद थे। आर्मी म्यूज़ियम में बहुत तहकीक के बाद ये दिखाया गया है कि इस खित्ते पर सबसे पहला हमला 800 कबले मसीह में मलका सेमीरामस जो कि असूरिया की मलका थी, जिसे आजकल शाम कहा जाता है, और उन्होंने बहरी जहाज़ों पर, छोटे बहरी जहाज़ों पर इस खित्ते पर हमला आवर हुई और बहुत सारे यहाँ के रहने वालों को पर हमला आवर हुई, उनका कत्लेआम किया। लेकिन उनके भी बहुत जहाज़ जो हैं डूबे और उसी ज़माने से यहाँ ये तस्वर कायम हुआ कि बैरूनी हमला आवरों का मुकाबला करने के लिए फ़ौज ज़रूरी है, मकामी फ़ौज ज़रूरी है। इस खित्ते में सिर्फ लड़ाइयाँ ही नहीं हुई, तक्षशिला के नाम से एक यूनिवर्सिटी भी कायम थी
जहाँ बुद्ध मत की तालीम दी जाती थी और दुनियावी अलूम भी पढ़ाए जाते थे। इस यूनिवर्सिटी का उस वक्त की दुनिया में शोहरा था, दूर दूर से लोग पढ़ने आते थे और इस यूनिवर्सिटी के आसार अब भी मौजूद हैं और इसको एक्सप्लोर करने के लिए बहुत से मगरबी जो माहिरीन तारीख़ थे उन्होंने इसके एक एक ईंट का मुशाहिदा किया और ये देखा कि यहाँ क्या पढ़ाया जाता था, यूरोप के आसार कितने थे, यूनान की यहाँ क्या निशानियाँ मौजूद हैं। और ये टैक्सला अब भी दुनिया की कदीम तरीन यूनिवर्सिटियों में शुमार है। और फिर इस खित्ते की तकदीर में एक बहुत बड़ी तब्दीली आई। 644 ईस्वी में मुसलमानों का पहला लश्कर यहाँ हमला आवर हुआ और फिर सन 712 में मोहम्मद बिन कासम की सरबराही में उन्होंने सिंध पर हमला भी किया और फतह भी हासिल की और अपने हुस्न अखलाक से एक ऐसी हुकूमत कायम की जो आज तक जारी और सारी है। इस खित्ते की तारीख़ का ज़िक्र करते हुए 1849 को भी नहीं भूलना चाहिए, जब बरतानवी फ़ौज ने एक मकामी सिपा सालार सरदार शेर सिंह अटारी वाला, जो कि सिख फ़ौज के जनरल थे, चीफ़ ऑफ स्टाफ थे, सिपा सालार थे, उनके साथ चेलियांवाला में मुठभेड़ हुई जिसमें अंग्रेज़ी फ़ौज को हज़ीमत का सामना करना पड़ा। अफसोस ये है कि जनरल शेर सिंह अटारी वाला बजाय इसके कि दोबारा मुड़कर हमला आवर होते, वो सो गए, आराम करने लग गए और यूं यहाँ इस खित्ते पर बरतानवी हुकूमत आ गई। जनरल शेर सिंह को जलावतन कर दिया गया और उनकी मौत तक उन्हें वापस नहीं आने दिया। मैं तारीख़ का वो खुशकिस्मत तालिब इल्म हूँ जो अपने सामने आर्मी म्यूज़ियम में कायद आज़म का, मोहम्मद अली जिन्ना का हल्फ होते हुए देख रहा हूँ। मेरे सामने माउंटबेटन कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से आज़ाद मुमलिकत पाकिस्तान का हल्फ ले रहे हैं। साथ ही तशरीफ़ रखती हैं लेडी माउंटबेटन और मादर मिल्लत फ़ातिमा जिन्ना। ये वो मंज़र है जिसने पाकिस्तान के लिए एक नए सफ़र का आगाज़ किया। ये आज जो पाकिस्तान आज़ाद, ख़ुद मुख्तार, ताकतवर, पुरफ़ख्र मुल्क के तौर पर कायम है, उसका आगाज़ इसी हल्फ से, इसी दिन से हुआ था। मैं ख़ुद पाकिस्तान से कहीं छोटा हूँ। मैंने पाकिस्तान बनते हुए अपनी आँखों से नहीं देखा, मगर मेरे पीछे जो मंज़र नज़र आ रहा है, जब मैंने इसे देखा, जब मैंने मर्दों और औरतों के चेहरों पर निगाह डाली, उनके माथों की सिलवटें देखी, उनके कपड़ों पे खून देखा, उनकी आँखों में उम्मीद की रोशनी देखी और माज़ी की मुश्किलात देखी, तो मुझे अंदाज़ा हो गया कि पाकिस्तान इतनी आसानी से तो नहीं बना होगा। ये मुहाजिरीन की वो ट्रेन दिखाई गई है जिसमें मुहाजिर हिंदुस्तान से ट्रेनों की छतों पर भी बैठ कर आते थे। कई औरतों की इस्मत दरी हुई, हज़ारों लाशें गिरी, किसी को नेज़ा चबोया गया तो किसी को तलवार के वार से मारा गया। यही वो खून था, यही वो कुर्बानी थी जिसने पाकिस्तान को एक नया आज़म दिया और बावजूद तकालीफ़ के, आज़माइशों के, मुसीबतों के, माली
कमज़ोरियों के पाकिस्तान को खड़ा कर दिया। जज्बा यही था कि सब कुछ गवा के भी पाकिस्तान बनाना है और वो बन गया है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा फ़ौजी एज़ाज़ निशान हैदर है और हम सब लोग निशान हैदर मिलने वाले 10 लोगों को बखूबी जानते हैं, चाहे वो मेजर अज़ीज़ भट्टी हों, कैप्टन सरवर शहीद हों, मेजर तुफ़ैल हों, शबीर शरीफ हों, सवार मोहम्मद हुसैन हों, राशिद मिन्हास हों। लेकिन शायद ये वो 11वें निशान हैदर हैं, नायक सैफ अली जंजुआ शहीद निशान हैदर, जिनको हम इतना बखूबी नहीं जानते। उसकी वजह यह है कि इन्होंने कश्मीर के मुहाज पर 1948 में बहुत बहादराना किरदार अदा किया था। लेकिन हुआ ये कि उस वक़्त उनको कश्मीर का सबसे बड़ा एज़ाज़ दिया गया। लेकिन 1995 में जब कश्मीर कौंसिल ने कश्मीर के जितने अवार्ड हैं उनको पाकिस्तान के अवार्ड के साथ मिक्स किया, बराबर करार दिया, तो नायक सैफ अली जंजुआ निशान हैदर करार पाए। इनका भी पाकिस्तान में कश्मीर की आज़ादी में उतना ही किरदार है जितना बाकी शहीदों का था, और इनको निशान हैदर मिलना दरअसल कश्मीर की आज़ादी के लिए जिद्दोजहद करने वालों को सलाम है। दुनिया का शायद ही कोई मुल्क ऐसा हो जिसको अपनी आज़ादी, खुद मुख्तारी और सालमियत के लिए जंग ना लड़नी हो। पाकिस्तान को तो अपने आगाज़ में ही जंग का सामना करना पड़ा, लेकिन दूसरी बड़ी जंग 1965 में हुई, जब रात के अंधेरे में भारतीय फ़ौजों ने पाकिस्तानी सरहदों पर हमला कर दिया। ये मेरे साथ जो जीप है ये उसी 1965 की जंग की यादगार है। भारतीय फ़ौजी दस्तों की ये जीप सरेंडर हुई, हिसार में आ गई और साथ ही 2 जंगी कैदी भी पकड़े गए जो कि इसके अंदर उस वक़्त सवार थे। तो जहां 1965 में हमारे बहुत से जवानों ने अपनी जान दी, शहीद हुए, वहाँ हमें बहुत सी फतूहात भी मिली, जिनका एक मेडल ये भी है। नाकाबिले बयान, नाकाबिले बर्दाश्त, 17,000 फुट की बुलंदी और -40 से लेके -60 तक का टेम्परेचर। इंसानों का ज़िंदा रहना बहुत मुश्किल, नामुमकिन। हाथ बाहर निकला तो हाथ काटना पड़ेगा, अगर टांग बाहर निकली तो टांग काटनी पड़ेगी। लेकिन हमारे बहादुर जवान इस सूरत हाल में सियाचिन में दिन रात गुजारते हैं, और शायद वहाँ हमारे इतने सिपाही, इतने अफसर गोली से शहीद नहीं हुए जितने मौसम की शिद्दत से जान हार बैठे। ये भी दिफाए वतन का एक महाज है। सियाचिन भी हमें उतना ही अजीज़ है जितने बाकी महाज, और सियाचिन की हिफाजत भी उतनी ही ज़रूरी है जितनी लाहौर के महाज की। हाँ, कल को कोई रास्ता निकल आए, उनके फ़ौजी और हमारे फ़ौजी दोनों उतर आएँ, फिर तो ठीक है, वगरना हम खून देते रहेंगे
उस वक़्त तक जब तक कि हमें दिफाए पाकिस्तान का मसला है। वाह भाई वाह, मुजस्मा साजी का कमाल क्या है कि आप मुजस्मे को देखें तो आपको ऐसे लगे जैसे आप उस शख्स को ज़िंदा देख रहे हैं। और यही हुआ, जनरल राहील शरीफ यहाँ आए और उनकी जूं ही नज़र इस मुजस्मे पर पड़ी, वो बेख्तियार कह उठे, शब्बीर भाई। और ये शब्बीर शरीफ शहीद का वो मुजस्मा है जब वो आखिरी वक्त भारतीय फ़ौज के मेजर नारायण सिंह से 10 बस्ता लड़ाई कर रहे थे। इस 10 ब-10 लड़ाई की खूबसूरत तरीन बात यह है कि पाकिस्तान ने मेजर शब्बीर शरीफ को निशान हैदर का एजाज़ दिया, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा फ़ौजी एजाज़ है। तो दूसरी तरफ मेजर नारायण सिंह को भारत ने बहादुरी का सबसे बड़ा एजाज़ वीर चक्र दिया। तो दोनों बहादुरों की लड़ाई में बिल आखिर शब्बीर शरीफ कामयाब रहे और पाकिस्तान के हिस्से में ये एजाज़ आया कि शब्बीर शरीफ ने अपनी बहादुरी को, पाकिस्तान की इज़्ज़त को, अपनी जुर्रत को साबित किया। बहादुर वो है जिसकी दुश्मन भी तारीफ़ करे। और लांस नायक मोहम्मद महफूज शहीद के बारे में भारतीय कमांडिंग ऑफिसर ने लिखा, इस जैसा बहादुर जवान मैंने ज़िंदगी भर नहीं देखा। जब लांस नायक मोहम्मद महफूज शहीद ने 17 दिसंबर 1971 को जंग बंदी के बाद, जब भारतीय फ़ौज ने धोखे से पाकिस्तान के एक मोर्चे पर कब्ज़ा कर लिया और फिर उस मोर्चे से मुसलसल गोलाबारी की, तो लांस नायक मोहम्मद महफूज शहीद अकेले ही जाकर दुश्मन के मोर्चे तक जा पहुंचा। इस दौरान फायरिंग से ज़ख्मी हो चुका था, खून बह रहा था और उसके पास हथियार भी नहीं था। इसके बावजूद उसने मोर्चे से भारतीय तोपची को निकाल बाहर किया और बावजूद संगीनों के वार के उस वक़्त तक उसको नहीं छोड़ा जब तक उसकी जान नहीं निकल गई। मोहम्मद महफूज शहीद भी वहीं शहीद होकर तारीख़ में अपना नाम रकम कर गया। को सिर्फ बैरूनी दुश्मनों से नहीं लड़ना पड़ता, बाज़ औक़ात अंदरूनी साजिशों और अंदरूनी दुश्मनों का मुकाबला भी करना पड़ जाता है। जैसा कि 2002 में पाकिस्तान को दहशतगर्दी का सामना करना पड़ा और उसमें पाकिस्तान का बहुत नुकसान हुआ। ये अंदरूनी दुश्मन पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ जगहों पर धमाके करते, लोगों के, बच्चों के जहनों को बहलाते, फुसलाते और मज़हब के नाम पर उन्हें तक़रीब की दावत देते रहे। लेकिन इनका तदारक, इनका ख़ात्मा, इनके साथ जंग, ये सारा कुछ पाक फ़ौज के तावन से ही मुमकिन हुआ। पूरी कौम मुत्तहिद हो गई और पूरी कौम ने यह तय कर लिया कि दहशतगर्दी की अफरीद से हमने इकट्ठे मिलकर लड़ना है। और फिर वाकई हमने देखा कि आहिस्ता आहिस्ता हमारा ताकतवर दुश्मन, जो कि दहशतगर्दी का सहारा लेकर स्टेट ऑफ पाकिस्तान, रियासत पाकिस्तान ही को ख़त्म करना चाहता था, वो आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर होता गया और रियासत पाकिस्तान कामयाब होती गई। और ये जंग पाकिस्तान के लिए बहुत भारी साबित हुई।
60,000 के करीब फ़ौजी और सिविलियन इस जंग में काम आए, शहादत के दर्जे पर फायज़ हुए, क्योंकि ये जंग अंदरूनी जंग थी जिसमें आपको अपने ही पड़ोसी से लड़ना था, अपने ही भाई से लड़ना था। लेकिन पाकिस्तान ने ये जंग खुदा के फजल से बहुत हद तक जीत ली। और फिर इन गमनाक आंखों ने तारीख का वो अलमनाक मंजर भी देखा जब आर्मी पब्लिक स्कूल के मासूम बच्चों पर दहशतगर्दों ने अचानक हमला कर दिया। और फिर वो लोग जो ज़हनी इंतशार का शिकार थे, जिनको शायद कुछ शकूक व शुबहात थे, उस दिन से सब ख़त्म हो गए। सारी कौम जाग उठी और सब ने मिलकर फ़ैसला किया कि हमने दहशतगर्दी का मुकाबला करना है, बहादुरी से, जुर्रतमंदी से। और फिर पाकिस्तान जिसको ताने मिलते थे, उसने साबित कर दिया कि जो 32 नेटो ममालिक मिलकर अफ़गानिस्तान में नहीं कर सके, पाकिस्तान ने कर दिखाया। वो लोग जो हथियारों की तारीख़ के बारे में जानना चाहते हैं, उन्हें ज़रूर आर्मी म्यूज़ियम में उन 500 हथियारों को आकर देखना चाहिए जो माजी से लेकर अब तक की पूरी तारीख़ बयान करते हैं। इस म्यूज़ियम में वो बंदूकें भी मौजूद हैं जिनको तोड़ेदार बंदूकें कहा जाता था, जिनका बारूद आगे से भरा जाता था और पीछे से लबलबा दबाया जाता था। और यहाँ पर उसके बाद बनने वाली तमाम बंदूकें मौजूद हैं। यहाँ उस तरह की बंदूकें भी मौजूद हैं, लंबी नाली वाली, जो बाबर ने, मुग़ल बादशाह बाबर ने इस्तेमाल की थी। अहमद शाह अब्दाली ने जो हथियार ऊँटों की लड़ाई में इस्तेमाल किया, उसकी एक नकल भी यहाँ मौजूद है। और हद तो ये है कि वो लोग जो मौसीकी के आलात बनाते थे, उन्होंने भी सोचा पैसे कमाने हैं तो हथियार बनाओ। मौसीकी की मशहूर आलमी कंपनी EMI ने भी वो कारबीन बना डाली, जो चली तो नहीं, जो मार्केट में बिक तो नहीं सकी, लेकिन 4-5 हथियार दुनिया में महफूज है। उनमें से एक यहाँ भी है। देखें, मौसीकी वाले भी हथियार बना सकते हैं, लेकिन बेहतर है वो मौसीकी ही बजाएं। हथियार होने ज़रूर चाहिए, लेकिन उनका इस्तेमाल तब हो जब दिफा के लिए। पाकिस्तान के झंडे में सब्ज़ और सफ़ेद रंग इस्तेमाल किए गए हैं। सब्ज़ रंग मुस्लिम लीग के झंडे का भी रंग था, और ज़ाहिर है इसको मुस्लिम दुनिया के साथ भी सब्ज़ रंग को अलामत के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन सफ़ेद रंग दरअसल पाकिस्तान में मौजूद अक़लियतों को ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल किया गया, उनकी अहमियत, उनकी बराबरी और उनकी इस मुल्क में बराबर की शहरियत के लिए इस्तेमाल किया गया। और इस म्यूज़ियम में बड़े जायज़ तौर पर पाकिस्तान के लिए जाने देने वाले गैर मुस्लिमों को भी नुमाइंदगी दी गई है। यहाँ बहुत सारे मसीही ऐसे हैं जिन्होंने मादरे वतन पर अपनी जान कुर्बान की। एक हिंदू भी है जिसने पाकिस्तान के लिए अपनी जान निसार कर दी। हमें इनको भी याद रखना चाहिए। इनकी भी पाकिस्तान के लिए बहुत कुर्बानियाँ हैं। उन्हें बराबरी देनी चाहिए, उन्हें अहमियत देनी चाहिए, उन्हें अपनी ज़िंदगी में शामिल करना चाहिए। कायदे आज़म भी यही चाहते थे। इस म्यूज़ियम में भी यही मैसेज दिया गया। कुरान पाक में आया है कि वो लोग जो अल्लाह की राह में जान देते हैं, कत्ल होते हैं, उन्हें मुर्दा ना समझो। वो अल्लाह के यहाँ ज़िंदा है और वहाँ उन्हें रिज़्क दिया जाता है। इतना बड़ा रुतबा है शोहदा का। और ये गैलरी
आर्मी म्यूज़ियम की ये गैलरी सफ़ेद और सुनहरे रंग से बनाई गई है। हर तरफ सितारे हैं। ऐसे लगता है कि ये जन्नत का मंज़र है जिसमें निशाने हैदर शोहदा अपने अपने मकान में ज़िंदा जावेद खुश व खुरम रह रहे हैं। यही मंज़र है जो यहाँ दिखाया गया है। दिफाए वतन बुनियादी तौर पर तो फ़ौज ही संभालती है, लेकिन पाकिस्तान का कोई भी शहरी, कोई भी फोर्स, कोई भी महकमा दिफाए वतन से मुकम्मल तौर पर गाफिल नहीं है। और ये वो शोहदा हैं जो पुलिस से तल्लुक़ रखते हैं, फ्रंटियर कांस्टेबली से तल्लुक़ रखते हैं, ब्यूरोक्रेसी से तल्लुक़ रखते हैं, और आखिर में आम शहरी भी हैं जिन्होंने दिफाए वतन के लिए अपनी जान कुर्बान की, बहादुरी से कुर्बान की और वतन को ज़िंदा जावेद कर दिया। अजायब घर की गैलरी में आर्मी कमांड स्ट्रक्चर का भी पूरा एक शोबा रखा गया है और इसका आगाज़ 1947 में पहले आर्मी चीफ जनरल मैसी से होता है। हर आर्मी चीफ, जो अब तक 16 आर्मी चीफ आए हैं पाकिस्तान में, हर आर्मी चीफ का मुजस्मा और साथ ही उसकी तफसील कि किस तरह से फ़ौज में उन्होंने बातदरीज तरक्की की, उसका ज़िक्र किया गया है। और इन सब को गोल्डन फ्रेम के अंदर रखा गया है कि उन्होंने किस तरह से सुनहरी खिदमात फ़ौज के लिए अंजाम दी। और बिल्कुल आखिर में जो मौजूदा आर्मी चीफ हैं जनरल कमर जावेद बाजवा, उनकी तस्वीर और उनकी ज़ाती कवायफ का ज़िक्र किया गया है। इस आर्मी म्यूज़ियम का थीम रीबर्थ ऑफ ए नेशन रखा गया। इसके पीछे क्या ख़ास मकसद है? इस वजह से कि हम लोग तकरीबन 9000 साल पहले हम लोगों ने अपने गांव, कस्बे और शहर बसाने शुरू किए। सबसे पुराना शहर इस पूरे ख़ित्ते का मेहरगढ़ है। उसके बाद मुख्तलिफ़ जगहों पे, मुख्तलिफ़ अदवार में, मुख्तलिफ़ इलाक़ों में हम बसने शुरू हुए और आहिस्ता आहिस्ता करके ये पूरे पाकिस्तान में इंडस वैली में ये इंडस वैली सिविलाइजेशन के तौर पे उभरी। और उस तारीख़ के मुताबिक 1947 में हम एक नए मुल्क और नई कौम की हैसियत से नहीं उभर रहे। हम बेसिकली वही पुरानी जो तारीख़ है और तमद्दुन है हमारा, उसकी कंटिन्यूएशन थी, मगर रीबर्थ थी उस कंटिन्यूएशन की। चूँकि उस वक्त हम ग़ुलाम थे तकरीबन 100 साल के लिए। जो भारत है वो 200 साल ग़ुलाम रहा अंग्रेज़ों का। मोइंजोडारो, मेहरगढ़, हड़प्पा और उसके बाद बुद्ध मत, हिंदू मत, सबको आपने अपने अजायब घर में शामिल किया है, सब तहज़ीबों का ज़िक्र किया है। तो क्या ये सब कुछ हमारे कल्चर का हिस्सा है? मुख्तलिफ़ अदवार में 9000 साल पहले, बिफ़ोर द एडवेंट ऑफ इस्लाम, हम लोग यहाँ मौजूद थे। और उस तारीख़ में इसका नाम हिंद था इस जगह का। और हिंद नाम, सबसे पहला नाम मैं आपको बताता चलूँ, इस मुल्क का था मलूहा। यानी पाकिस्तान का पुराना नाम मलूहा था। बिल्कुल। उसके बाद तकरीबन 1000 साल कबल मसीह के इर्द गिर्द यहाँ ज़ोरोएस्ट्रियन रहते थे, ज़रतुश्त बाद में ज़बान का नाम दिया गया अवस्तान। उनकी किताब भी है ज़िंद अवस्था। तो अवस्थान जो किताब जो थी उनकी, उसमें लफ्ज़ सीन जो था वो नहीं था उसमें ज़बान में, और वो सीन को हे में की शक्ल में प्रोनाउंस करते थे। तो सिंध को वो हिंद बोलते थे। सिकंदर यूनानी ने जब यहाँ हमला किया तो वो इसको इंदौस बोलते थे। इंदौस का लफ्ज़ी तर्जमा है द पीपल ऑफ रिवर इंडस वैली। म्यूज़ियम का जो आइडिया है और इसका अप्रूवल और सैंक्शन हुआ ये दिसंबर 2014 में हमारे जो प्रीवियस आर्मी चीफ़ हैं जनरल राहील शरीफ, उन्होंने अप्रूव किया। और फिर उन्हीं के टाइम इसकी कंस्ट्रक्शन और इस्टेब्लिशमेंट का काम शुरू हुआ। और 13 अगस्त 2017 को
हमारे आर्मी चीफ़ जनरल कमर जावेद बाजवा जो है उन्होंने इसका इफ्तिताह किया और फिर इसको पब्लिक के लिए खोल दिया गया। ये इंस्टीट्यूशनल स्पोर्ट ही थी और दोनों आर्मी चीफ़ जो साबिक आर्मी चीफ़ है और मौजूदा और जो हमारे मुख्तलिफ वक्त में 3 कोर कमांडर्स आए, उनकी सपोर्ट की वजह से ही ये हम मुकम्मल करने में कामयाब हुए। ये जितना भी आर्ट वर्क डिस्प्लेड है म्यूज़ियम में, ये एक पूरी टीम ने बनाया था, जो मैं उस टीम का हिस्सा थी। आफ्ताब अहमद चंगेज़ी हैं जिन्होंने सारा काम किया हुआ है। और जहाँ तक ये बात है कि किस हद तक हमने इसमें रिसर्च की हुई है, तो जो हिस्टोरियंस ने लिखा हुआ था, जितना भी डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री थी, उसे देख के, उसे मद्देनज़र रख के ही सारी चीज़ें